हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वे टू लबासना एंड वे आर वेलकम यू ऑल टू दिस सीरीज ऑफ लक्ष्मीकांत 6th एडिशन। और हम देख रहे हैं यहाँ लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल 1 to 4 है अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है यूनियन और उसकी टेरिटरी से। अब यूनियन ऑफ स्टेट इसमें हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और एक टेरिटरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और फेडरेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। तो इसमें जो आर्टिकल 1 है इसके 3 क्लोजेज हैं। तो फर्स्ट में इसमें लिखा हुआ है इंडिया डेट इज़ भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। सेकेंड है कि ये प्रोविज़न डील करता है दो चीज़ों से कि नेम कंट्री का और टाइप ऑफ पॉलिटी जो फॉलो करती है। तो वो फर्स्ट थिंग आपको दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जो हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे। एक चीज़ आती है शैल बी और एक आता है मे बी, कि इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट हम अभी पढ़ेंगे। तो शैल बी जहाँ पे भी आता है तो डेट इज़ ये मैंडेटरी है कि इसको फॉलो करना। जब मे बी आता है कि हो भी सकता है या नहीं भी, तो ये चीज़। सेकेंड थिंग हम पढ़ेंगे फेडरेशन ऑफ स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। तो जो फेडरेशन की बात करते हैं हम, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। बिकॉज जो डिफरेंट स्टेट हैं उनका कोई भी राइट नहीं है किसी भी स्टेट का कि वो इससे अलग हो जाए और जाके उसको पाकिस्तान में मिल जाए। तो ये कोई भी राइट नहीं दिए गए। डेट्स वाई इंटीग्रिटी वर्ड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो देखते हैं लक्ष्मीकांत में क्या गिवन है। तो इसमें आर्टिकल 1 में डिस्क्राइब किया है इंडिया को डेट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो आपको क्लियर हो गया होगा यूनियन ऑफ स्टेट क्यों है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं है। बिकॉज फेडरेशन ऑफ स्टेट में कि ये स्टेट के पास राइट आ जाएगा कि वो जाके जो नेबर कंट्री है किसी और कंट्री के साथ मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टेट को ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया। दैट्स वाई आर्टिकल 1 में ये डिस्क्राइब किया गया है। और ये दो चीज़ों को बताता है, कंट्री का नाम और टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है। और कोई भी यूनिमिटी नहीं थी कि सहमति नहीं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विद रिगार्ड कि क्या नाम होना चाहिए कंट्री का। कुछ सजेस्ट कर रहे थे कि ट्रेडिशनल नाम भारत होना चाहिए, कुछ एडवोकेट कर रहे थे कि मॉडर्न नाम इंडिया होना चाहिए। हैंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों का मिक्स रख दिया, इंडिया डेट इज़ भारत। सेकेंडली जो कंट्री है वो डिस्क्राइब की जाती है एज ए यूनियन, ऑल्दो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल स्ट्रक्चर में। ऑलरेडी आपको फेडरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन ऑफ स्टेट में डिफरेंस एक्सप्लेन कर चुके हैं। और अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर जो यूनियन ऑफ स्टेट है उसे प्रेफर किया गया फेडरेशन ऑफ स्टेट दो रीज़न से। जैसे आपको एक्सप्लेन किया गया था, कंट्री है उसमें स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट के बाद कोई राइट नहीं है कि इससे अलग होकर ये दूसरी जगह पे मिलने या अपने आपको इंडिपेंडेंट बना सके। वही फर्स्ट में लिखा हुआ है कि इंडियन फेडरेशन रिजल्ट नहीं है कि स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट कि स्टेट मिलके एक यूनियन नहीं बना रही है। यूनियन है तब स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड, जो स्टेट है उनके पास कोई राइट नहीं है इस फेडरेशन से अलग होने का। डेट्स वाई जो फेडरेशन है वो यूनियन है बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल। आप ये बोल सकते हैं कि इससे हमने यूनियन ऑफ स्टेट पढ़ा और फेडरेशन ऑफ स्टेट पढ़ा। तो जो ये हमारा फेडरेशन है ये इसका ही इंटीग्रल पार्ट आप कह सकते हैं। तो दो चीज़ें आप याद रखेंगे, फर्स्ट कि इंडियन फेडरेशन रिजल्ट नहीं है स्टेट के एग्रीमेंट का। सेकंड, स्टेट को कोई राइट नहीं है इससे अलग होने का। और कंट्री जो हमारी इंटीग्रली होल है और डिवाइड क्यों किया गया है इसको स्टेट के बीच में, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वीनियंस हो चुके हैं। तो जो आर्टिकल 1 है उसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया को क्लासीफाई किया गया 3 कैटेगरी के अंदर। टेरिटरी ऑफ स्टेट जो 28 है हमारी, 8 यूटीज़ हैं, और टेरिटरी जो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करती है किसी भी टाइम पर। अब जो नेम है स्टेट का और यूटीज़ का और उनका कितने टेरिटोरियल एक्सटेंट है ये हमारे शेड्यूल 1 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल 2 और 3 देखेंगे कि कहाँ कहाँ चेंजेस किए जाते हैं। और एट प्रेजेंट 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं। तो अब अगर विकीपीडिया कहीं भी अगर कोई चेंजेस नहीं हुए वहाँ पे अगर 9 यूटीज़ लिखे हैं तो वो मे बी अपडेट नहीं हुआ होगा। दादरा नागरा एंड दमन एंड दीव जो मर्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का पर्टेनिंग टू जो भी स्टेट्स हैं वो सभी स्टेट पे एप्लीकेबल होता है सेम मैनर में, एक्सेप्ट जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है ये सभी स्टेट्स को, इनके लिए सेपरेट चैप्टर है हमारा। हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल 371 HH से अरुणाचल प्रदेश इन सब के लिए। मणिपुर के लिए आर्टिकल 371C है। फर्दर जो 5th और 6th शेड्यूल हैं वो सेपरेट प्रोविज़न है विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया, वो 5th में है। वो ट्राइबल एरियाज़ के लिए 6th शेड्यूल के अंदर मेंशन है, इनके लिए भी अलग से
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज से पहले एक पार्ट आता है लक्ष्मीकांत में, उसमें मेंशन है, इसके लिए सेपरेट चैप्टर। नोटेबली जो टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है उससे टेरिटरी ऑफ जो इंडिया है वो वाइडर एक्सप्रेशन है, ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये ऐसा क्यों है? बिकॉज जो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें तीनों आते हैं, इसमें स्टेट भी है, यूटीज़ भी हैं, और जो हमने ऑलरेडी आर्टिकल 1 में डिस्कस किया है, आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि ये टेरिटरी ऑफ इंडिया यहाँ पे डिस्कस किया, इसमें तीनों आते हैं। लेकिन जो यूनियन ऑफ इंडिया है इसमें केवल स्टेट आते हैं, 28 स्टेट्स केवल, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज जो लेटर है दैट इज़ यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें केवल स्टेट आते हैं। लेकिन जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसमें स्टेट ही नहीं, यूटीज़ भी आती हैं, और टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करती है कभी भी फ्यूचर्स में। और जो स्टेट है वो मेंबर है फेडरल सिस्टम का, और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पावर का द सेंटर, जो हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन में डिस्कस करेंगे। जो यूटी और एक्वायर्ड टेरिटरी है वो डायरेक्टली ऑन द अदर हैंड एडमिनिस्टर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और सोवरेन स्टेट होते हुए इंडिया एक्वायर कर सकता है फॉरेन स्टेट को 3 तरीक़ों से, कि या तो सेशन किया जाता है, या कंक्योर की गई हो कि लिफ्ट के थ्रू, ऑक्यूपेशन के थ्रू, कॉन्क्वेस्ट, जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा था मैं। फॉर एग्जांपल इंडिया ने सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादरा नगर हवेली, उनको एक्वायर किया गया। दमन एंड दीव जो पुडुचेरी है तो फ्रेंच से, सिक्किम सिंस द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिक्किम का केस भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एसोसिएटेड स्टेट रहा है। एसोसिएटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड स्टेट का मतलब क्या होता है, कैसे 35th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उससे 2A आर्टिकल ऐड हुआ, ये सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। दो लक्ष्मीकांत में डिटेल में मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं टिप्स फॉर IAS, ये 10M एक्सपर्ट IAS। तो डिस्कस करते हैं आर्टिकल 2, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्टिकल 2 और फिर हम देखेंगे आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 2 जो होगा, ये अगर ये हमारी कंट्री है तो उसमें कोई यूटी है और उसको स्टेट बनाना है, तो उसके लिए आर्टिकल 2 है हमारे पास कि एडमिट करना है यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर किसी नई स्टेट को। आर्टिकल 3 हम जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें जो चेंजेस लाने हैं। तो ये दोनों डिफरेंस आपको क्लियरली पता होने चाहिए। तो डिस्कस करते हैं आर्टिकल 2। तो जो आर्टिकल 2 है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो एडमिट कर सकती है और एस्टेब्लिश कर सकती है। तो आप एडमिट से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आपका एडमिशन होता है किसी कॉलेजेस में तो आप एग्जिस्ट करते हैं तभी इसके अंदर आप एंटर हो पाए। तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरिया लेकिन वो स्टेट नहीं है तो उसको यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनाने के लिए आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। तो इस 2 पावर दिया है कि एडमिट करे यूनियन ऑफ स्टेट में न्यू स्टेट या एस्टेब्लिश करे नई स्टेट को। तो जो फर्स्ट है दैट इज़ एडमिट, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन किया गया मैंने कि स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तभी वो एडमिशन ले पाएगा उस। तो वो एडमिट जब बढ़ा रहा है यहाँ पे वही लिखा है कि फर्स्ट रेफर करता है एडमिशन ऑफ स्टेट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन सेकंड उस स्टेट की बात कर रहा है जो अभी एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो जैसे कोई दो एरिया है उनको मिला के एक एरिया बनाना है कि दो स्टेट है मिला मर्ज करके एक स्टेट बना दी गई तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आएगा। या कोई यूटी है जो सेकंड प्रोविज़न बता रहा है एस्टेब्लिशमेंट की, तो वो स्टेट नहीं है तो उसे स्टेट बनाना है देन वो आर्टिकल 2 के अंदर ही होगा। तो आर्टिकल 2 रिलेट करता है एस्टेब्लिशमेंट या एडमिशन न्यू स्टेट का जो यूनियन ऑफ इंडिया का अभी तक पार्ट नहीं है। और आर्टिकल 3 जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें कोई चेंजेस करने हो तो आर्टिकल 3 की बात होती है। उसके डिटेल में भी पढ़ेंगे हम इसको कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न होते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहें आर्टिकल 3 डील करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट टेरिटरीज के अंदर। तो पार्लियामेंट की भी जो पावर है रिओर्गनाइज करने का स्टेट की, तो आर्टिकल 3 ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को। तो आप ट्रिक से याद रखेंगे फिदा से। व्हाट इज फिदा? F4 फॉर्मेशन न्यू स्टेट का बाय सेपरेटिंग टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट। कि जैसे ये एरिया है तो एक नई बनानी है तो इसका एक ये एरिया सेपरेट करके इसमें मर्ज कर देना। तो वो ये मेंशन किया गया इसमें डिफरेंट है कि सेपरेट करना टेरिटरी को इसी स्टेट से इसमें मर्ज कर या 2 एरिया को सेकंड पॉइंट जो है यूनाइट करके 2 और मोर स्टेट एक बना देना, वो भी इसके अंदर आता है। और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू एनी ऑफ द स्टेट, तो वही सिंपल है ये भी कि किसी 2 को मिला देना या किसी का पार्ट एक स्टेट में मिला देना या किसी भी टेरिटरी को एक स्टेट में
दोनों हिस्से से, कि जैसे इसका भी इतना एरिया लिया, इसका भी, इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो ये फर्स्ट इसमें मेंशन है, दैट इज फॉर्मेशन न्यू स्टेट का, और डिफरेंट ये वेज है। तो आई से आ जाता है फिदा में हमारे इंक्रीज इन एरिया, कि एरिया भी बढ़ा सकता है, डिक्रीज कर सकता है एरिया को, ऑल्टर कर सकता है बाउंड्री ए से, एंड ऑल्टर कर सकता है नेम ऑफ द स्टेट। तो अगर ये आप ध्यान रखेंगे लास्ट पॉइंट, ये आपको ऑब्जेक्टिव जब आप टेस्ट देंगे वहाँ पर कन्फ्यूज़ करेगा, कि वहाँ पर दे देगा आपको कि सिटी का नाम जब चेंज करना हो तो वो आर्टिकल किस में आता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो नेम अगर ऑल्टर करना है स्टेट का तो वो पार्लियामेंट के पास पावर रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर किसी सिटी का नाम चेंज करना, जैसे यूपी के अंदर होता रहा है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है उसकी, तो उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। तो आर्टिकल 3 लेट डाउन करता है दो कंडीशन इस रिगार्ड में, कि जो भी बिल ऐसे अगर चेंजेस करने हैं वो इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, किसकी रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। फर्स्ट थिंग, प्रेसिडेंट की ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेंगे। सेकेंड थिंग कि बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, जो प्रेसिडेंट है उन्हें ये सेम बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को या लेजिस्लेचर को, जो उन्हें भी वहाँ पे अगर बाइकॉम्यूनिव सिस्टम है तो उन्हें रेफर करना पड़ेगा, और एक स्पेसिफाइड टाइम जो डिसाइड करेंगे वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे, इस स्पेसिफाइड टाइम में उनको रिप्लाई देना है। फर्दर जो पावर है पार्लियामेंट की एक नई स्टेट को फॉर्म करने की, इसमें इंक्लूड है कि नई स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं या यूटीज़ को भी फॉर्म कर सकते हैं, कि किसी भी पार्ट का यूटीज़ का उठा के या स्टेट का उठा के। जो प्रेसिडेंट है और या पार्लियामेंट है वो बाउंड नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर जो व्यूज़ देगा उसको मानने के लिए वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, अगर वो व्यू टाइम पे भी आ जाता है। फर्दर ये नेसेसरी नहीं है कि एवरी टाइम उनको जो फ्रेश रेफरेंस दिया जाए, कि जब भी कुछ चेंज कर रहे हैं कि किसी स्टेट के अंदर, तो उसकी जो स्टेट लेजिस्लेचर को बार बार फ्रेश रेफरेंस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई नया दोबारा अमेंडमेंट किया जाता है, ये यहाँ पे दिया गया, और इन केस यूटी के केस में तो कोई रेफर करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, बिल्कुल। नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर उसके व्यूज़ के लिए, बिकॉज पार्लियामेंट इटसेल्फ वहाँ पे एक्शन ले सकता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर होती है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऑथराइज किया है पार्लियामेंट को कि वो नई स्टेट को फॉर्म कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं एरिया बाउंड्री या नाम एग्जिस्टिंग स्टेट का, बिना ही उसके कंसेंट के। दूसरे शब्दों में कहें, लेट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि पार्लियामेंट कैन विड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अपनी इच्छा से। हैंस जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और ये कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है किसी स्टेट की, वो गारंटी नहीं की गई हमारे संविधान द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। दैट्स वाई इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब एज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, कि जो यूनियन है वो टूट नहीं सकती, लेकिन स्टेट टूट के, जैसे टूटना नहीं इन समथिंग, कि जो आप मर्ज कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं न्यू स्टेट का बाय सेपरेटिंग पार्ट ऑफ अ टेरिटरी एंड मर्जिंग इट विद अनदर स्टेट। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रॉय कर सकती है स्टेट्स को, वेयर जो स्टेट गवर्नमेंट है वाइस वर्सा नहीं कर सकती। और यूएसए के अंदर ऐसा नहीं है। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस है स्टेट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनकी गारंटी की गई है। अब जो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट है वो नई स्टेट नहीं बना सकती और ऑल्टर भी नहीं कर सकती बाउंड्री की, जब तक वो स्टेट कंसर्न का वो कंसेंट ना ले ले। दैट्स वाई यूएसए के अंदर यूनियन भी इंडिस्ट्रक्टिबल है और स्टेट भी। मोरेवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आर्टिकल 4 का अंदर हमारा है। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों में ही कोई चेंजेस करने हैं तो वो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज़ आर्टिकल 368 में कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम? तो जो आर्टिकल 2 है वो फॉर्म कर रहा है, मतलब हमने पढ़ा था, एडमिट और एस्टेब्लिश कर रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरियाज हैं जो हमारी इंडिया के। सेकेंड थिंग, जो आर्टिकल 3 है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में चेंज कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं जब होता है जब कुछ नया चीज़ ऐड करनी होती है। डेट्स वाई आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सिक्किम के लिए 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया गया था? बिकॉज जो सिक्किम था वो एसोसिएटेड स्टेट था, तो प्रोटेक्टेड स्टेट से वो एसोसिएटेड बना, एसोसिएटेड से फिर फुल फ्लेज स्टेट बना था 36th अमेंडमेंट एक्ट से। तो इसलिए उसके लिए अमेंडमेंट किया गया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एसोसिएट स्टेट होता क्या है, तो आप उसके फीचर्स सुन लीजिए। तो जो ये एसोसिएटेड स्टेट होता है इसमें फर्स्ट क्या रहता है कि जो सिक्किम है अपना रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में सेंड कर सकता है, कि एक राज्यसभा में एक लोकसभा में उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव।
कि एसोसिएटिव स्टेट का फीचर है। सेकेंड है कि उनके जो स्टूडेंट हैं वो अटेंड कर सकते हैं हायर एजुकेशन इंडिया के अंदर। थर्ड थिंग है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो प्लानिंग कमीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फोर्थ कि वो सिविल सर्विसेज और अदर गवर्नमेंट जॉब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि इंडिया कंट्रोल करेगा उनका डिफेंस भी, सिक्योरिटी भी, एक्सटर्नल अफेयर्स भी, कम्युनिकेशन भी। एंड लास्ट पॉइंट इज सोशल वेलफेयर सिक्किम के अंदर भी। डेट्स वाई जो 1975 में सिक्किम की असेंबली ने कहा था कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया को। डेट्स वाई जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उन्होंने 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करके उन्हें फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया था बाय रिपीलिंग आर्टिकल 2A, जिससे उन्हें एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो आपको ये पूरा ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और जो डिस्कस किया था आपको प्रोटेक्टोरेट स्टेट, तो प्रोटेक्टोरेट में क्या होता है कि जो डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर और जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी इंडिया को दे दी गई थी सिक्किम ने कि आप ये तीनों हमारे लिए मैनेज कीजिए। तो वो प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया था। होप आपको ये पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। थर्स जो पावर है पार्लियामेंट की डिमिनिश करा एरिया स्टेट का। आर्टिकल 3 इंक्लूड ऑल्सो पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन स्टेट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आर्टिकल 3 के अंदर जो ये पावर है क्या कि इंडिया की टेरिटरी फॉरेन में देना है। तो इसका क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारे जो 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे हम बेरोबरी केस में। और 100 जो बांग्लादेश की जो कॉन्क्लेव है कि 51 उन्होंने दिए थे, 100 हमने 11 हमने उनको ट्रांसफ़र किए थे। तो हमारे आर्टिकल 2, 3 और 4 में कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि हम अपनी टेरिटरी अगर फॉरेन को उसमें से अपनी टेरिटरी को निकाल के फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, तो ये कहीं भी मेंशन नहीं था। दैट्स वाई इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। तो ये मेंशन नहीं है आर्टिकल 3 के अंदर। अब इसकी पूरी स्टोरी देखते हैं। ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। प्रेसिडेंट रखते हैं 1960 में, 1960 में। और जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का कि टेरिटरी को देना, उस जिसे बेरोबरी यूनियन बोलते हैं, जो ईस्ट पाकिस्तान है प्रेजेंटली बांग्लादेश, उसका ही एक पार्ट है थाने के अंदर। टू पाकिस्तान एक पॉलिटिकल एजिटेशन और कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो पावर है पार्लियामेंट की एरिया को डिमिनिश करना आर्टिकल 3 के अंदर वो नहीं कवर करता है कि फॉरेन स्टेट को देना, जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया गया है। हैंस जो इंडिया टेरिटरी है फॉरेन स्टेट को तभी दी जा सकती है जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जाए। इसलिए 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया 1960 का, और जो ये टेरिटरी है दी गई। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में ये भी कहा कि अगर बाउंड्री को सेटलमेंट करना है दो कंट्री के बीच में, बिटवीन इंडिया और अनदर कंट्री, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही किया जा सकता है केवल, और इसके लिए अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि ये टेरिटरी हम फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं। तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स फॉरेन टेरिटरी को देने में काउंट नहीं होगा जो हम डील कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने लेटर ऑन कहा था आफ्टर 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये पहले ही हो चुका था 1960 में, लेकिन उसके 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये जजमेंट दिया था। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अब तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज बांग्लादेश। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे आपको ट्रिक से याद किया गया था जीवन की, शाहरुख खान जी की जो रामन मूवी थी उनका करेक्टर का नाम जीवन था। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो डेट इज जीवन, तो जीएसटी के रिगार्डिंग है। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आपको 00 दिख रही है, तो ये बैंगल्स जो चूड़ियाँ होती हैं उनसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो बेंगल इज फॉर बांग्लादेश। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिगार्डिंग है बांग्लादेश से। तो आप ये सारे अमेंडमेंट आपको PD 365 में पढ़ाई थी, वहाँ पे ट्रिक भी याद कराई थी। दोबारा जो भी सेकंड रीडिंग हम लक्ष्मीकांत की लेंगे तो वहाँ पे आपको मेंशन कर दी जाएगी। तो इसमें ये अमेंडमेंट हुआ था और ये टेरिटरीज एक्सचेंज की गई थी। अब इसमें ये पर्पस जो था कि एडवर्स पोजीशन था, इसको भी एक्सचेंज करना, डिमार्केशन बाउंड्री को करना था, एनक्लेव को एक्सचेंज करना था। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में उठना चाहिए कि कॉन्क्लेव होता क्या है, या एनक्लेव कॉन्क्लेव होते क्या हैं। तो होता क्या कि अगर ये कंट्री है, इंडिया है, अगर इस कंट्री में किसी दूसरी कंट्री का पार्ट है, जैसे कि ये बांग्लादेश, तो इसको कॉन्क्लेव बोलते हैं। और सब कॉन्क्लेव क्या होता है, सब कॉन्क्लेव की बांग्लादेश, और इसके अंदर अगर पाकिस्तान का पार्ट आ जाए तो कंट्री, उसके अंदर दूसरी कंट्री का पार्ट आ गया, दैट इज कॉन्क्लेव, एंड उसके अंदर दैट इज सब कॉन्क्लेव। तो ये आपको पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए एक एक वर्ड। और जो अमेंडमेंट ने मॉडिफाई किया कि जैसे जब भी आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई भी चेंजेस किए जाएंगे, आप याद रखेंगे कि आर्टिकल 2
और 3 के अंदर चेंजेस किए जाएंगे तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में चेंजेस किए जाएंगे। बिकॉज शेड्यूल 1 में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि नेम है स्टेट और यूटीज़ का, और 4 में है अलोकेशन सीट्स की राज्यसभा के अंदर। तो जब नया कोई ऐड होगा स्टेट तो उसका चेंजेस, नाम भी ऐड होगा और सीट्स भी अलोकेट की जाएंगी राज्यसभा के अंदर। तो ऑटोमेटिकली जब भी आर्टिकल 2 और 3 में चेंज होता है तो शेड्यूल 1 और 4 इफेक्ट कर जाते हैं। ये आर्टिकल 4 में हमारे लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है कि जो अमेंडमेंट है उसने मॉडिफाई किए प्रोविजन रिगार्डिंग द टेरिटरीज 4 स्टेट की जो बाउंड्री है ये सारी, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, पहले शेड्यूल के अंदर। बैकग्राउंड यहाँ पे दिया गया है कि पहले जो कॉमन लैंड बाउंड्री थी ये दी गई है, और ईस्ट पाकिस्तान जो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान है, रेड इज बांग्लादेश, ये डिटरमाइन होती थी रेड क्लिफ अवार्ड से 1947। उसके बाद जो डिस्प्यूट हुआ जिसको बैगी अवार्ड, जो सीक्वेंस है आप ध्यान रखेंगे, यही हाईलाइट करके रखा हुआ है आरबी। फिर नेहरू नॉन एग्रीमेंट आया, इससे सेटलमेंट किया गया। उसके बाद ये अमेंडमेंट हुआ था जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये कंटिन्यूस लिटिगेशंस और पॉलिटिकल डेवलपमेंट चलते रहे, और 9th अमेंडमेंट को भी नोटिफाई नहीं किया गया फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में, जिसे बांग्लादेश बोलते हैं। और मई 16 1974 में जो इंडिया और बीच के बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट होता है कंसर्निंग डिमार्केशन लैंड बाउंड्री का, और वे साइन करते हैं। और उसके बाद जो एग्रीमेंट है उसे लेकिन फिर भी रेटिफाई नहीं किया जाता एज इट इन्वॉल्व इंटर आलिया ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ये पूरा बैकग्राउंड है, उसका जो करेक्ट्स थे हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 100, और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 1960 का 9th अमेंडमेंट, और 1969 का कि किसी भी इंटरनल बाउंड्री के डिस्प्यूट्स के लिए आप अमेंडमेंट नहीं करेंगे, वो सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो सकता है। वही यहाँ पे पूरा मेंशन है, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आपको करेक्ट्स बता चुका हूँ। तो आप डायरेक्टली हम देखते हैं इवोल्यूशन स्टेट और यूटीज़ का। तो इंटीग्रेशन प्रीवियसली स्टेट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिया कंप्राइज कर दिया 2 कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स को, नेमली ब्रिटिश प्रोविंसेस थी जो डायरेक्टली रूल की जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रिंसली स्टेट की नेटिव प्रिंसेस थे कि सीजनलिटी एक कॉन्सेप्ट आता है, तो वो बताते थे कि ये इंटरनल तो इंडिपेंडेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट है SUZERANITY सूजनिटी। तो ये क्या कहता है कि जो प्रिंसली स्टेट है इंटरनली तो इंडिपेंडेंट है, उनके राजा लोग बैठे हैं, पर एक्सटर्नली वो ब्रिटिश रूल के अंदर हैं। तो ये वो है कि नेटिव प्रिंसेस बट ब्रिटिश क्राउन के अंदर। अब जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का, उसने 2 इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमिनियन बना दिए थे, इंडिया और पाकिस्तान। और उनको 3 ऑप्शन दिए कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान के साथ, या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और 552 प्रिंसली स्टेट में जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री में थे उनमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, जो रिमेनिंग 3 थे दैट इज हैदराबाद, जूनागढ़ और ये कश्मीर, इसने रिफ्यूज़ करा इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। तो आप एक ट्रिक से याद रखेंगे, फर्स्ट इज HP प्रिंटर, HP दैट इज हैदराबाद बाय पुलिस, HNP तो पुलिस एक्शन से ये आगे आ गया, और जूनागढ़ दैट इज JR जुडिशियल रिव्यू रेफरेंडम के थ्रू, और कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो किया है। ऑलरेडी हम ये सब डिस्कस करेंगे 5 आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 370। और 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था स्टेट और यूटीज़ का, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में थी 9 जो ईस्ट वाइल ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये गवर्नर प्रोविंसेस हैं जो ऑलरेडी ऊपर बताया गया है आपको, डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में थी ये। और जो प्रिंसली स्टेट आती है बी में अंदर, जो आपको ये सुजैनिटी का कॉन्सेप्ट बताया। और पार्ट सी में चीफ ये गवर्नर प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, और प्रिंसली स्टेट भी थी। तो इसमें टोटली 10 थे नंबर में जो सेंट्रली एडमिनिस्टर की जाती थी। तो आप कह सकते हैं कि पार्ट सी में जो एट प्रेजेंट यूटीज़ हैं वो थी। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या अकेला पार्ट डी के अंदर आता था। अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती हैं वेरियस जो कमीशन हैं और कमेटीज़ होती हैं। तो जो पहली आती है धार कमीशन और JVP कमेटी। तो इंटीग्रेशन जो पिछली स्टेट का रेस्ट ऑफ द इंडिया एक प्योरली एड ऑक अरेंजमेंट था, और डिमांड आई थी डिफरेंट रीजन से, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया से, कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। अकॉर्डिंगली जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SK धार अपॉइंट कर दिए एग्जामिन करने के लिए फिजिबिलिटी ऑफ दिस। जो कमीशन है वो सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट को दिसंबर 1948 में, और रिकमेंड करते हैं कि स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, ना कि लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पे नहीं। तो ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है
वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कमीशन ने एक्सेप्ट किया था लिंग्विस्टिक, कौन से कमीशन ने मना किया था, तो आप ध्यान रखेंगे। और इसके वजह से बहुत असंतोष लोगों के बीच में ज़्यादा, और इसकी वजह से दूसरी लिंग्विस्टिक प्रोविजन जो कमेटी है वो कांग्रेस द्वारा अपॉइंट की गई दिसंबर के अंदर, और इसे जेवीपी कमेटी बोलते हैं। तो ये आपको क्रोनोलॉजी पूरी पता होनी चाहिए, सीक्वेंस पूरी। तो जेवीपी इज जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पीठाभाई सीतारमैया, एंड हैंस इसे पॉपुलरली जेवीपी कमेटी बोलते हैं। इसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी फॉर्मली। इसने लैंग्वेज को आधार मानना मना कर दिया, रिकॉग्नाइजेशन करना स्टेट का है। जो हाउएवर अक्टूबर 1953 के अंदर गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि उसे पहली भाषा के आधार पर स्टेट बनानी पड़ी, जो बनी आंध्र प्रदेश, बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास। तो आप इसको याद रखेंगे एटीएम से कि आंध्र प्रदेश बनी बाय सेपरेटिंग तेलुगु फ्रॉम मद्रास स्टेट। नेक्स्ट आती है, तो हमने दो पढ़ लिए, एसके धार कमीशन, देन ये जेवीपी कमेटी, दोनों सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे। देन केम द फैजल अली कमीशन, तो इसके जो चेयरमैन थे फैजल अली थे, 2 मेंबर और थे इसमें, KM ये पानीकर एंड HN हुंजरू, और ये फजल अली भी, तो ये चेयरमैन थे, दैट्स वाई कमीशन का नाम उनके नेम पे है। अब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 मेंबर की ये कमीशन रखी, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसने ब्रॉडली एक्सेप्ट तो कर लिया था कि रिऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए लैंग्वेजेस के बेसिस पे, लेकिन ओनली लैंग्वेज के बेसिस पे ये नहीं, लैंग्वेज प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दोनों इसने एक्सेप्ट किया था। जो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो हाईलाइटेड पोर्शन है वही आप रीड कर लें, रिवीजन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। बट इसने रिजेक्ट कर दिया था कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का फॉर्मूला। और इसने 4 फैक्टर्स देखे थे, पहले की प्रिजर्वेशन और स्ट्रेंथ यूनिटी, कि कोई भी स्टेट बने अगर वो यूनिटी को खतरा है तो वो नहीं बनाया जाएगा। लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोनिटी की होमोजिनिटी, कि सबको समानता देखते हुए, सबके कल्चर को रेस्पेक्ट करते हुए भाषा का। फाइनेंशियल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि किसी स्टेट को आपने इतना प्रोस्परस बना दिया कि वो इकोनॉमिक वेल्थ हो गया, किसी को बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं किया जाएगा। एंड डी इज प्लानिंग प्रमोशन, लोगों का वेलफेयर ही सबसे ज़्यादा जरूरी है हर स्टेट के, एज वेल एज नेशन एज अ होल। और कमीशन ने सजेस्ट किया कि जो 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन हमने ऊपर देखा है ABCD, उसको एबोलिश किया जाए, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और 16 स्टेट बना दी जाए, और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज, जो पहले 10 थी हमारे पार्ट C में, ऊपर आपको बता दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली ये रिकमेंडेशन, कुछ इसमें माइनर जो चेंजेस किए, और जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उससे ये क्या किया गया, जो डिस्टिंक्शन था पार्ट A और B में, उनको हटा दिया गया, और पार्ट C को तो बिल्कुल जो अबोलिश कर दिया गया, जिसमें सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज थी 10। तो इसने क्या किया कि टोटल 14 स्टेट बनाई और 6 यूटीज क्रिएट कर दी इसने 1 नवंबर 1956 में। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, इसने नई स्टेट केरला इस्टेब्लिश करी, ट्रेवनकोर और कोचीन स्टेट को, मालाबार डिस्ट्रिक्ट को मद्रास, और कसरगोडे और साउथ केरला को मर्ज करके, और ये तेलुगु स्पीकिंग पीपल को हैदराबाद के विद आंध्रा स्टेट, आंध्र प्रदेश बनाया। तो यहाँ पे सभी लिखा हुआ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल @tips for IAS, आप जब सर्च करेंगे वहाँ पे PDF मिल जाएगी, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब नई जो स्टेट बनी है इसकी क्रोनोलॉजी और इसकी जो टेबल है वो भी हम चैनल पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पर जो लक्ष्मीकांत है डायरेक्टली उसके अकॉर्डिंग दिया गया, लेकिन इसकी हमने टेबल प्रिपेयर की है जिससे आपको ये विद इन एक इमेज में मिल जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात का पहला आता है कि 1960, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रहनी चाहिए कि मराठी स्पीकिंग पीपल और गुजराती स्पीकिंग पीपल को सेपरेट कर दिया गया। गुजरात हमारा 50th स्टेट बन गया इंडियन यूनियन का। देन केम द दादरा एंड नगर हवेली, और इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया था 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। देन गोवा, दमन एंड दीव, ये 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से यूटी बना दिया गया। लेटर गोवा को स्टेट की उपाधि दी थी 1987 में, दोबारा हम इसको डिस्कस भी करेंगे। पुडुचेरी की जो फ्रेंच टेरिटरी थी उसको यहाँ से लिया जाता है, और जिसके और भी एरियाज हैं कराईकाल, माही और यनम, और फ्रेंच इसको हैंड कर देते हैं, हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू इंडिया 1954 में। सब्सिक्वेंटली पहले एक्वायर्ड टेरिटरी बनती है टिल 1962, उसके बाद ये यूनियन का पार्ट बन जाती है एज अ यूटी बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर नागालैंड आती है जो फॉर्म होती है नागा हिल्स एंड दुशांग एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ असम। लेटर ऑन सेटिस्फाई करती है मूवमेंट ऑफ द होस्टाइल नागाज, जो अनफ्रेंडली नागाज है। And however, before giving Nagaland the status of 16th state of
ऑफ इंडियन यूनियन उसको जो गवर्नर है असम के उनके कंट्रोल में डाल दिया गया था। पहले उन्हें गवर्नर ऑफ असम के कंट्रोल में डाला गया, उसके बाद उनको 60th स्टेट का उपाधि दी। फिर हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश आता है यहाँ पे कि 1966 में जो स्टेट है पंजाब की उन्हें डिवाइड किया, स्टेट ऑफ हरियाणा, और बाइफर्केट किया, डिवाइड किया कि हरियाणा को बनाया जाए, 70th स्टेट बना हमारा, और यूटी बनी चंडीगढ़ की। और डिमांड स्टार्ट हुई थी सिख होमलैंड की पंजाबी सभा जो रेज की गई थी अकाली दल द्वारा, जो लीडर थे मास्टर तारा सिंह। किसकी रिकमेंडेशन जो हुई थी शाह कमीशन की 1966 में कि पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ को अलग किया जाए, पंजाब बनाया जाए, और हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ को स्टेट ऑफ हरियाणा बनाया जाए। अब 1971 में जो यूटी है हिमाचल प्रदेश की, उन्हें स्टेट की उपाधि दे दी गई, 80th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। फिर आता है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसमें एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं, आप इसको डायरेक्टली अपना रीड कर सकते हैं कि 22nd अमेंडमेंट से मेघालय को क्रिएट किया गया एक ऑटोनोमस स्टेट की, ऑटोनोमस की एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी, और सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम जिसका अपना लेजिस्लेचर है, काउंसिल ऑफ स्टेट हो। फिर सिक्किम आता है जिसकी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये इंपॉर्टेंट है बहुत, कि ये पहले चौगियाल रूल करते थे, फिर ये प्रोटेक्टोरेट बना स्टेट इंडिया का। प्रोटेक्टोरेट आपको एक्सप्लेन किया गया कि जिसे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसने इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन देखेगा सिक्किम का। उसके बाद सिक्किम की डिज़ायर हुई कि वो मतलब इतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर पा रहा था, इंडिया ज़्यादा अच्छा कर रहा था, तो इन्हें लगा हम एरिया में कम है, तो इंदिरा गांधी जी को बोलते हैं कि हम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। मीन्स कि राज्यसभा और लोकसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। देन वो अपनी कैबिनेट से बात करती हैं। उसके बाद 35th अमेंडमेंट आता है, आर्टिकल 2A ऐड होता है, और उनको वो स्टेट, एसोसिएटेड स्टेट की उपाधि मिल जाती है। और एसोसिएटेड स्टेट की ऑलरेडी आपको फीचर में बता चुका हूँ। पहला कि रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते हैं पार्लियामेंट में हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट्स, और रिप्रेजेंटेटिव प्लानिंग कमीशन को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके जो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंडिया कंट्रोल करेगा उनका डिफेंस, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एंड लास्ट सोशल वेलफेयर सिक्किम का। लेटर ऑन 36th अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि रिपेल कर देता है 2A को, और इसको फुल फ्लेज स्टेट की उपाधि देता है जो 22nd है। और जो अमेंडमेंट है ये फर्स्ट जो आपको बताया गया था कि आर्टिकल 2 और 3 में जब भी चेंजेस होंगे तो शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस होंगे, और नया आर्टिकल 371F मिलता है जिससे कि सर्टेन स्पेशल प्रोविजन सिक्किम को दिए जाते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ेंगे, जो स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट्स का चैप्टर है हमारा, तो ध्यान रखेंगे आप। और इसी वजह से जो चाइना था वो इंडिया को यह फोर्स कर रहा था कि वो उनके आजू बाजू जो टेरिटरी है उनको दबाव डाल के उनको एक्वायर कर रहे हैं। डेट्स वाई इंदिरा गांधी जी ने प्रीएम्बल में ऐड किया था इंटीग्रिटी वर्ड, इसी वजह से कि इंडिया अखंड है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। देन मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, तो यूटी मिजोरम की उसे स्टेट मिल गई, स्टेटस मिला फुल स्टेट का। एक मोमेंडम सेटलमेंट साइन किया गया था मिजोरम पीस अकॉर्ड 1986 में सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच में। गोवा को यहाँ पे स्टेट की उपाधि मिल गई, पहले यूटी दी गई थी इसको फ्रॉम द यूटी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव को सेपरेट करके। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 का ही केस है तो लेटेस्ट। फिर तेलंगाना 2014 में आता है। और एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि जब तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया तो कोई अमेंडमेंट की बात हुई नहीं हुई है, तो डेट्स वाई जो ऊपर आर्टिकल 4 की बात थी वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाती है प्रैक्टिकल में भी कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अंदर यहाँ पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहले लिंग्विस्टिक स्टेट बनी थी, करनौल जो पहले इसकी कैपिटल थी, और स्टेट हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर दी गई गुंटूर में। फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो लेटेस्ट है अभी बनी है, तो जम्मू एंड कश्मीर अलग और लद्दाख को अलग बना दिया गया। और जम्मू एंड कश्मीर के बाद लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख के पास नहीं है। और जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की, इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू और कश्मीर की, एक्सेप्ट इसमें कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो यूटी ऑफ लद्दाख को दिया गया है। तो गाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट सिटीजनशिप। तो होप आपको यहाँ तक सभी चैप्टर्स क्लियर हो गए हैं। कुछ आपको डाउट हो जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट मिस टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।